कैंसर के प्रति जो सबसे बड़ी जो धारणा वो जो है, जो पहले भी थी, जो अभी भी बहुत लोगों में है, वो ये है कि कैंसर लाइलाज है। हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। लेकिन जब थर्ड स्टेज पे पहुंचता है तब तो भाई इंसान बच पाता है। उसमें तब भी कैंसर का इलाज मैं आज की डेट में मान के चलूँगा बहुत कम रेट्स में है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। अगर मरीज उस चीज़ को फॉलो करे, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे, तो वो इस बीमारी से जीत सकता है। तो ये केमोथेरेपी के बारे में कुछ बताइए आप। अब कीमोथेरेपी के साथ टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी जुड़ गई है, जिसके रिजल्ट्स और बेहतर होते जा रहे हैं। कैसे आभास हो वुमेन्स को कि हाँ ये जो है हो रहा है, हमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। ब्लड कैंसर्स में तो यूजुअली जो सिम्टम्स होते हैं वो जनरलाइज वीकनेस, यानी कि बॉडी में कमजोरी आना, वजन गिरना, बुखार आना। कैंसर शब्द ही ऐसा बन चुका है हमारी सोसाइटी में, जिनको पता चलता है कि मुझे कैंसर की बीमारी हो गई है, तो उसमें इंसान को सबसे पहली जो चीज़ है वो डर ही। इस बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है, इससे लड़ने की आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सिंह बैठक अपनों की में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ डॉक्टर योगेश सिंह भाकुनी जी हैं, जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं मेडिसिटी हॉस्पिटल रुद्रपुर में। भाकुनी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल बैठक अपनों में। आपने कीमती समय निकाला हमारे लिए, धन्यवाद। भाकुनी जी, कैंसर के प्रति लोगों की अलग अलग धारणाएं बनी हुई है, तो मैं एक सिंपल भाषा में ये पूछना चाहूँगा कि कैंसर कैसे होता है और ये कैसे शरीर में शुरू होता है। ये अच्छा सवाल है। इसको समझना है तो हमें बेसिक लेवल पे जाना पड़ेगा। जो कैंसर है बेसिकली ये हमारी जो शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जिनको हम सेल्स बोलते हैं, ये उसका रोग है यानी डिजीज है। सामान्य रूप में जो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो नियंत्रित रूप से ही बढ़ती हैं और उनकी एक लाइफ साइकिल होती है, और वो जो है हमारी वो जो बॉडी में हमारे जो जीन्स हैं उनसे कंट्रोल होती है, और वो डिसाइड करते हैं किस कोशिका को कितना जीवित रहना है, फिर उसको ख़त्म होना है। लेकिन असामान्य रूप में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब ये कोशिकाएं असामान्य हो जाती हैं, अबनॉर्मल हो जाती हैं, और ये कोई ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करती हैं। तो उस केस में ये जो कोशिकाएं, सेल्स हैं, ये एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगती हैं और एक के बाद एक मल्टीप्लाई होने लग जाती हैं, और ये फिर अंदर ही अंदर एक गांठ का रूप ले लेती हैं, जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं सामान्य रूप में। और यही जो ट्यूमर जो हमारे शरीर में दूसरी जगह फैलता है, उसको हमने कैंसर का रूप शब्द दिया गया है। तो सर, ये जो सेल्स हैं, जो हमारे कोशिकाएं ये बढ़ती हैं, इसका रीज़न क्या है? बेसिकली ये खान पान से रिलेटेड है या हमारी डाइटिंग, जो दिन भर की प्रक्रिया रहती है हमारी, उससे रिलेटेड है? ये देखिए, जो रिसर्च है वो यही बोलती है कि जो कैंसर है वो बेसिकली 90% केसेस में, यानी कि 100 में से 90 लोग जो होंगे वो इन्वायरमेंटल इंड्यूस्ड है, यानी जो हमें अपने प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है, यानी कि वो हमारे खान पान से जुड़ा है। ये सर इनहेरेंट बोल रहे हैं आप या खान पान जो प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है, यानी कि इन्वायरमेंटल इंड्यूस्ड है। ओके। और जो 10% जो कैंसर होता है वो हेरिडिटरी होता है, यानी कि वो पारिवारिक इनहेरेंट होता है। हाँ जी जी, जो हम अपने परिवार से इनहेरिट कर रहे हैं। ओके। तो 90% केसेस में जो कैंसर हो रहा है वो बेसिकली हमें प्रकृति से मिल रहा है, यानी कि हमारे खान पान से जुड़ा हुआ है, हमारी हैबिट से जुड़ा हुआ है, हमारे मोटापे से जुड़ा हुआ है, हमारे साथ जो अलग जो एंटी सोशल हैबिट्स हैं, तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन, नियमित रूप से नहीं खाना है, जंक फूड्स को लेना है, और ऐसी बहुत सारी फिक्स फैक्टर्स हैं जो कि आजकल कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं। ओके सर। सर, कैंसर के प्रति सबके मन में अलग अलग धारणाएं हैं, ठीक है, तो इसके बारे में जो किस टाइप की धारणाएं लोगों के मन में चल रही हैं, उसको कैसे आप लोग वो करते हैं? देखिए, कैंसर के प्रति जो सबसे बड़ी जो धारणा वो जो है, जो पहले भी थी, जो अभी भी बहुत लोगों में है, वो ये है कि कैंसर लाइलाज है। जी, जिसके परिवार में, जिसके घर में कभी कैंसर हो जाता है, तो वो ये पहले बात तो मरीज से पहले जो घर वाले हैं वो हिम्मत हार जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि कैंसर लाइलाज है, इसका इलाज नहीं हो सकता है। बट उनको ये समझना पड़ेगा कि जब भी कैंसर के कोई लक्षण मरीज में मिलते हैं, तो उसको अगर हम शुरुआत से ही प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से अगर हम उसका ट्रीटमेंट कराएं, उसका इन्वेस्टिगेशंस कराएं, उसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट लें, तो हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। बट उसके लिए हमें ग्राउंड लेवल से बहुत जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, हमारी सोसाइटी से। ओके सर, आपने बिल्कुल सही बोला कि कैंसर अगर कोई सुनता है तो थोड़ी सी इंसान के अंदर घबराहट आ जाती है, भैया ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है जी। ठीक है। तो सर, ये जो कैंसर की स्टेजेस होती हैं, जी। ठीक है, अब कोई नॉर्मल इंसान है, ठीक है, वो जंक फूड ले रहा है, 24 साल का 25 साल का यंगस्टर है, तो उसको पहली स्टेज में वो पहुंच गया है, तो कैसे आभास होगा कि उसको पता नहीं है कि मैं कैंसर, मुझे कैंसर है, तो कैसे आभास हो, उसके लक्षण क्या है?
देखिए, कुछ कैंसर्स तो ऐसे हैं जो फर्स्ट स्टेज से भी हमको लक्षण देते हैं, जैसे कि हमारे मुंह के कैंसर जो अब बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, जिसमें हमें ऐसा कोई छाला होगा जो भर नहीं रहा है। इवन दवाई लेने के बाद भी हमारा मुंह का कोई छाला है जो भर नहीं रहा है, ओके। जीभ का कोई छाला है, हमारी आवाज़ में बदलाव हो रहा है, गले का, या फिर थायराइड का कैंसर जो कि हमें कोई गांठ के रूप में बाहर दिख रहा है। तो ओके। ये कुछ कैंसर्स तो ऐसे हैं जो हमें इवन फर्स्ट स्टेज में भी हमें वो आभास देंगे कि हाँ, कोई बीमारी है जिसके लिए हमें इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, किसी डॉक्टर से हमें मिलने की ज़रूरत है। कुछ कैंसर ऐसे हैं जो कि हमें फर्स्ट स्टेज में उतने लक्षण नहीं दे पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स वो ज़रूर क्रिएट करते हैं जिसको हम दरकिनार करते हैं, स्पेशली महिलाओं में ओवरी का कैंसर, जिसमें महिलाओं को ओवरी में गांठ तो हो रही है, लेकिन वो उसको सिम्टम्स गांठ के ना आते हुए दूसरे सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे पेट घूमना, जो महिला अक्सर बोलती हैं, खान पान में बदलाव होना, कमजोरी आना शरीर में। तो लेकिन मरीज इस चीज़ को ओवरलुक कर देता है, और जो चीज़ हम फर्स्ट स्टेज में पकड़ सकते थे वो एडवांस हो जाती है। तो बोलने का मतलब ये है कि आपके शरीर में, आपकी बॉडी हैबिट्स में ऐसी कोई भी चेंजेस, परिवर्तन अगर इनिशियल फेजेस में आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। तभी आप बीमारी को इनिशियल स्टेजेस में पकड़ पाएंगे। सर, ये जो हमारी इंडियन मेंटेलिटी है, ठीक है, मोस्टली क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। जी ठीक है, ये इंडियन मेंटेलिटी है, तो मिडिल क्लास की भी। जी, ठीक है? बिल्कुल तो उसमें क्या होता है कि कैंसर कभी कभी थर्ड स्टेज पे पहुंच जाता है, जी जिसको हम इग्नोर करते रहते हैं, अरे ये नॉर्मल होगा कुछ, ठीक है, जी। देखेंगे देखेंगे। तो सर, इसके बारे में क्या बोलेंगे, जब थर्ड स्टेज पे पहुंचता है तब तो भाई इंसान बच पाता है, नहीं, या बिल्कुल क्या है? जी, बिल्कुल। देखिए, कैंसर के प्रमुख रूप से 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड और फोर्थ स्टेज। जो लास्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं वो फोर्थ स्टेज है, जिसको हम मान के चलते हैं जब बीमारी हमारे शरीर में जिस जगह कैंसर है उसके अलावा दूसरे अंगों तक पहुंच गई है। उस केस में हम ये मान के चलते हैं कि जो बीमारी है को हम क्योर नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम उसमें भी बीमारी को रोक सकते हैं, जितना हम समय मरीज को दे पाएँ, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम सुधार पाएँ, जिसको हम पैलिएटिव केयर बोलते हैं। लेकिन इनिशियल जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज में जी, उसमें बिल्कुल अगर हम मरीज को सही प्रोटोकॉल से इलाज करें, सही ट्रीटमेंट को फॉलो करें, तो हम उस स्टेजेस में भी बीमारी से जीत सकते हैं। जी सकते हैं। बिल्कुल। बट सर, ये जो फिर आप, जैसे आपको बीमारी का पता लगा, जी आपने उसका इलाज शुरू कर दिया, जी सपोज सेकंड स्टेज है या जी फर्स्ट स्टेज है, तो फिर आप पेशेंट को बताते भी तो होंगे, भाई यू हैव टू टेक दीज प्रिकॉशंस, आपके खाने में, आप डाइटिंग में आप ये चीज़ खाएंगे, तला हुआ बिल्कुल नहीं खाएंगे, बिल्कुल बुला हुआ, तो वो तो पेशेंट को भी फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल अगर बिल्कुल वो नहीं फॉलो करेगा तो फिर वो तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देखिए, जिंदगी भगवान एक ही बार दे सकता है, ठीक है ना, और आप गलती भी अब जिंदगी में एक ही बार कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते। तो वो चीज़ तो मरीजों को भी अपना दायित्व समझना पड़ेगा कि अगर वो एक बार अगर कैंसर जैसी बीमारी से बच के निकले हैं, तो ये उनको भी एक आभास होना चाहिए कि हमें आगे जाकर जीवन में क्या चीज़ों को अपनाना है, क्या चीज़ों को छोड़ना है। ऐसे बहुत से मरीज मेरे पास आते हैं जो कि स्पेशली मुंह के कैंसर के, जो कि ज़्यादा तंबाकू का सेवन करे होते हैं या फिर शराब का सेवन करे होते हैं। कुछ लोगों को आभास हो जाता है इन चीज़ों का कि एक बार हमें ज़िंदगी मिल चुकी है, अब हमें दोबारा उस रास्ते नहीं जाना है। बट लेकिन कुछ मरीज़ उनमें से ऐसे भी हैं जो कि उन चीज़ों को नहीं छोड़ पाते हैं, इवन हमारे बहुत समझाने के बाद भी। अ फलस्वरूप उनको दिक्कत ये है कि बीमारी भविष्य में वापस पलट जाती है। तो ये चीज़ समझना डॉक्टर के साथ मरीज़ का भी उतना ही दायित्व है। बिल्कुल। तो जैसे आपके पास तो केस आते रहते होंगे, तो ऐसे जो अभी आपने डिस्कस किया कि दोबारा जी, रेज़ हो जाता है जी, ये, तो ऐसे कितना रेशियो क्या है 100 आउट ऑफ की, पेशेंट ने मान ली बात, भैया हाँ चलो हम आगे से नहीं जी, करेंगे ये चीज़। जी, बट कुछ लोग की होता है, ये दोबारा ये चीज़, वो लाइफ़स्टाइल नहीं क जी, कुछ उनकी संगति होती है या जी, फ्रेंड सर्किल होता है, जी, लोग ड्रिंक कर रहे हैं, तो भैया ड्रिंक करना है जी, साथ में बैठ के, जी। वो ये चीज़ फ़ॉलो नहीं कर, तो ऐसे कितने केसेस होते हैं 100 आउट ऑफ? देखिए, कैंसर जो दोबारा जो वापस आता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मैं एक चीज़ उसमें क्लियर करना चाहता हूँ कि दोबारा जो बीमारी जब किसी को आती है, उसके कारण हैं। हुँ, पहला कारण तो हमने इनिशियली जो बीमारी का ट्रीटमेंट शुरू किया, वो हमने किस स्टेज पे शुरू किया है। हुँ, हुँ। अगर हमने उसको फर्स्ट स्टेज पे ट्रीट किया है, तो बीमारी के जो दोबारा आने के चांसेस हैं, वो बहुत कम है, क्योंकि वहाँ क्योर रेट ज़्यादा है। अच्छा। और बीमारी को अगर हम एडवांस स्टेज में ट्रीट कर रहे हैं, तो वहाँ पर बीमारी के रिकरेंस होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। ये हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि एट विच स्टेज वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट। ओके, फर्स्ट, ओके। पहली चीज़। दूसरी चीज़ रिस्क फैक्टर, कि वो जो रिस्क फैक्टर जिसके कारण बीमारी हम मान के चलते हैं वो शुरू हुई है, क्या वो अभी भी मरीज के साथ जुड़ा हुआ है? क्या मरीज उसका लगातार, मतलब जैसे तंबाकू का सेवन हो गया, शराब का सेवन हो गया, क्या मरीज ने उसको छोड़ा है या नहीं छोड़ा है? और तीसरी चीज़ है,
हमारे मुंह के कैंसरों में एक टर्म दिया जाता है फील्ड कैंसराइजेशन। फील्ड कैंसराइजेशन बोलने का मतलब है कि जब पेशेंट तंबाकू खा रहा है, शराब पी रहा है, तो केवल उसका मुंह ही नहीं है जो एक्सपोज हुआ है रिस्क फैक्टर को, उसके साथ और भी अंग हैं, जैसे ईसो हमारी आहार नली है, पेट है, उसके अंदर भी वो जो है रसायन है वो अंदर गया है, उसने वहां पर भी बायोकेमिकल चेंजेस करे होंगे, जिसके कारण कैंसर दूसरी जगह पर भी आ सकता है। तो इसलिए देखा गया है कि मुंह के कैंसर के पेशेंट को कभी कभार सेकंड प्राइमरी यानी कि आहार नली का कैंसर भी हो जाता है। ओके जी, एक ही लाइफ साइकिल में। ओके तो दिस इज कॉल्ड सेकंड प्राइमरी। तो ये कंसेप्ट भी उसके साथ कैंसर के साथ जुड़ा हुआ है। ओके ओके सर, जो आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है जी और जो यंगस्टर्स हो गए, जंक फूड, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो जी गया और चाइनीज़, चाउमीन, जी मोमो, ये बहुत खा रहे हैं, जी ठीक है। और जो है सात्विक भोजन तो बहुत कम लोग करते हैं, जी ठीक है। तो इस पे मैंने कुछ मेरे फ्रेंड भी हैं, मैं आपको बोलूँ तो उनके मुंह में ये तंबाकू तो नहीं, गुटखा जो जी होता है, तो गुटखा भी सर्टेन मेरे ख्याल से हम जी 50 बिल्कुल, जी बिल्कुल 24 घंटे उनके मुंह में पैकेट खोला खुला। डाल दिया, जी पैकेट खोला ना। जी तो उनके बारे में आप क्या बोलेंगे कि उसमें भी कैंसर होने के चांसेस हैं? बिल्कुल बिल्कुल है। ये तो साइंटिफिक तरीके से प्रूव हो चुका है कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ टबैको प्रोडक्ट्स, यानी हर प्रकार का तंबाकू का किसी भी प्रकार का तंबाकू का सेवन कार्सिनोजेनिक है, यानी वो कैंसर को पैदा कर सकता है। अभी नहीं तो बाद में उसके रिजल्ट। अभी बिल्कुल देखिए, तुरंत कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एकदम से, मतलब आपने आज तंबाकू खाया कल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि कैंसर होने के लिए लगातार एक जगह पर चोट पड़ना जरूरी है। जब लगातार डे बाय डे आपका जो मुंह है, ओरल म्यूकोजा है, वो तंबाकू से अफेक्ट होगा, तो धीरे धीरे करके उसमें चेंजेस शुरू होंगे। जो इनिशियल चेंजेस होंगे, आपने देखा होगा मुंह के अंदर सफेदी आ जाती है बहुत लोगों को, किन्हीं का लोगों का मुंह खुलना कम हो जाता है, जिसमें ओरल, हाँ, मुंह खुला बिल्कुल, कम होता जिसको है। ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो यही रिस्क फैक्टर्स हैं जो आगे जाके कैंसर को जन्म देते हैं, क्योंकि ओके कोशिकाओं को जब लगातार चोट पड़ती है तब वो जाकर कैंसर को रूप लेती है। ओके सर, नॉर्मल जो कैंसर जो होते हैं, अब हम केमोथेरेपी की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते जी हैं, तो जब केमोथेरेपी की बात आती है तो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, जी यार केमो कराना पड़ेगा, जी दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। जी और कैंसर इटसेल्फ इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। जी अगर हम ट्रीटमेंट करवा भी रहे तो एक मिडिल क्लास की पॉकेट से बाहर है, जी वो सोचते हैं कि नहीं भैया अब तो नहीं बचेंगे, जी भगवान ही मालिक है। जी इंश्योरेंस होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे जी हम भी मेडिकल जी इंश्योरेंस करते हैं, तो केमो होती है, कुछ होता है तो 12-13 लाख का खर्चा जी साल का, जी वो नॉर्मल है सर। जी जी तो ये केमोथेरेपी के बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, कीमोथेरेपी इज अ वन एक मोडालिटी है ट्रीटमेंट की कैंसर की, जिस प्रकार से सर्जरी और रेडिएशन है। और हाँ, एक ज़माने में पहले इनिशियल फेज जब टाइम था, शुरुआती समय था, तब वो कीमोथेरेपी थोड़ा प्रॉब्लम करती थी, बिकॉज उस समय जो साइड इफ़ेक्ट्स थे उस कीमोथेरेपी के वो ज़्यादा हो मिलते थे। लेकिन अब विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बदल रहा है, लेटेस्ट एडवांसमेंट आती जा रही हैं, तो अब कीमोथेरेपी में भी चेंजेस आते जा रहे हैं। उसमें भी अब एडवांस ड्रग्स आ गई हैं, जिससे जिसके साइड इफ़ेक्ट्स अब कम हैं और पेशेंट उसको बेहतर टॉलरेट कर रहा है। ओके जैसे कि अब कीमोथेरेपी के साथ टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी जुड़ गई हैं, जिसके रिजल्ट्स और बेहतर होते जा रहे हैं, अगर पेशेंट उसके लिए एलिजिबल पाया जाता है तो। ओके तो वो समय एक पुराना था जब जो लोगों की धारणा बैठी कि कीमोथेरेपी के कारण साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, परेशानी ज़्यादा हो रही है, पेशेंट उसको झेल नहीं पा रहा। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब हर फील्ड में, भले ही वो सर्जरी हो, भले ही वो कीमोथेरेपी हो, भले ही वो रेडिएशन थेरेपी हो, अब ट्रीटमेंट बहुत प्रिसाइज़ होते चले जा रहा है और जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते चले जा रहे हैं। सर्जरी में जैसे रोबोटिक्स आ गया है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। ऐसे रेडिएशन में आजकल रेडिएशन जैसे साइबर नाइफ आ गया है, स्टेरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरीज हो रही हैं, तो जिसके कारण साइड इफ़ेक्ट्स अब कम हो चुके हैं, पेशेंट उसको बेहतर टॉलरेट कर रहा है। ऐसे ही कीमोथेरेपी में भी आजकल कीमोथेरेपी के डिफरेंट फॉर्म्स आ गए हैं, जो कि बेहतर टॉलरेबल है और साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। तो रही बात एक्सपेंसिव की, जो आप बोलना चाह रहे हैं, देखिए, मैं मान के चलता हूँ हमारी जो देश है, भारत देश, उसमें तब भी कैंसर का इलाज मैं आज की डेट में मान के चलूँगा बहुत कम रेट्स में है, एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़। ठीक है? उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी भारत सरकार को भी, जिसने आयुष्मान योजना को बना कर रखा हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो हैं कैंसर के ट्रीटमेंट का लाभ अब प्राइवेट सेक्टर्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले पा रहे हैं, जो कि आयुष्मान योजना के तहत हो रहा है। रही बात सेकंड इंश्योरेंसेस की, इंश्योरेंस भी हैं जो कि कवर करते हैं इस बीमारी को, जिसके कारण पेशेंट पे फाइनेंशियल बर्डन कम पड़ता है। तो मेरा मानना है कि दो इट इज़ एक्सपेंसिव,
बट हमारे देश में ऐसी बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं, फाइनेंशियल सुविधाएं, जिसके कारण पेशेंट इस ट्रीटमेंट को ले पा रहा है। के पा रहा है सर। व्हाट इज द रिकवरी रेशियो? ठीक है, सपोज एनी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ही इज इन अ थर्ड स्टेज, सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिकवरिंग? ओके, एक हाइपोथेटिकल मैं टेंटेटिव फिगर आपसे जी पूछ रहा हूँ। देखिए, अगेन मैं इसमें यही बात बोलूँगा कि रिकवरी रेशियो डिपेंड्स कि वो कैंसर किस जगह का है। पहली बात, हर कैंसर का अपना एक डिजीज सर्वाइवल का रेट अलग अलग है। अगर मैं दो कैंसर को कंपेयर करूँ, एक कैंसर मैं लेता हूँ थायराइड का कैंसर और एक कैंसर में लेता हूँ पैंक्रियास का कैंसर, तो थायराइड के कैंसर में थर्ड स्टेज में रिकवरी इज़ वेरी गुड। ओके, अगर हम उसकी पूरा सर्जरी करें, उसके बाद अगर उसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी की ज़रूरत है या रेडिएशन की ज़रूरत है, उसको हम कंप्लीट करें, तो द चांसेस ऑफ रिकवरी यानी द चांसेस ऑफ डिजीज फ्री सर्वाइवल फॉर नेक्स्ट 5 years आर मच हायर एज कम्पेयर टू पैंक्रियाटिक कैंसर। पैंक्रियाटिक कैंसर में वही डिजीज फ्री सर्वाइवल इज लेस देन 10% इन थर्ड स्टेज। व्हाट अबाउट ब्लड कैंसर? अगेन द ब्लड कैंसर इज डिफरेंट एंटाइटी, वो अलग एंटाइटी है, लेकिन उसमें भी एज कम्पेयर टू द पैंक्रियाटिक कैंसर इट इज मच बेटर। ठीक है ना। और ब्लड कैंसर में हमारे पास आजकल ट्रीटमेंट मोडालिटीज भी बहुत सारी हैं। अपार्ट फ्रॉम कीमोथेरेपी हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा आजकल उपलब्ध हो गई है जगह जगह पर, वो भी एक है, और साथ में टारगेटेड थेरेपीज हैं। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो डिजीज सर्वाइवल है इट डिपेंड्स ऑन दी ट्यूमर बायोलॉजी, मतलब वो ट्यूमर किस प्रकार का है, कहाँ का है, वो कितना एग्रेसिव है, लेस एग्रेसिव है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसके बारे में बेहतर है कि हम जब भी हमें जिस प्रकार का भी मतलब किसी मरीज को कैंसर है, वो अपने एक बार डॉक्टर से उसके बारे में बेहतर तरीके से समझे। तो सर अगर किसी को पता चलता है कि उसे कैंसर है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज हो या सेकेंड स्टेज हो, तो ये केमोथेरेपी जो है इसका रोल कहाँ पे आता है? मैंने देखा है लोग केमोथेरेपी करते हैं बाल, जी थोड़ी धारण, हमने तो आज तक देखा है जी चीजें, जी तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि उसमें क्या प्रोसीजर क्या है बेसिकली? देखिए, कैंसर से जैसे मैंने बताया, कैंसर को ट्रीट करने के लिए 3 मोडालिटीज़ बनी है। एक है सर्जरी, एक है कीमोथेरेपी एंड द थर्ड वन इज़ रेडिएशन थेरेपी। दैट डिपेंड्स कि हम कौन सा कैंसर ट्रीट कर रहे हैं। अगर मेरे पास एक माउथ कैंसर का पेशेंट आएगा तो इनिशियल फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में हम उसको सर्जरी प्रेफर करेंगे, फॉलोड बाय रेडिएशन थेरेपी अगर वो अलाउ करती है तो। ऐसे ही अगर कोई ब्लड कैंसर का पेशेंट आएगा तो हम इनिशियल स्टेज में उसको कीमोथेरेपी ही यूज़ करेंगे। तो दैट डिपेंड्स कि हम कौन सा कैंसर ट्रीट कर रहे हैं और उसके लिए क्या प्रॉपर प्लानिंग है, क्या प्रॉपर प्रोटोकॉल बना है। क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल्स बने हैं, जो गाइडलाइंस बनी हैं, ये बनी हैं आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ रिसर्च। तो दैट डिपेंड्स कि अगर पेशेंट को फर्स्ट या सेकंड स्टेज में सर्जरी चाहिए तो ही शुड बी क्योर्ड विद सर्जरी। अगर उसको कीमोथेरेपी चाहिए देन ही शुड बी क्योर्ड विद कीमोथेरेपी, और रेडिएशन चाहिए तो फिर रेडिएशन। ओके तो दैट डिपेंड्स कि हम कौन सा कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं। ओके, मतलब इट्स नॉट लाइक कि हम हर पेशेंट में सर्जरी करेंगे, हर पेशेंट में कीमोथेरेपी डिपेंड देंगे। अपॉन द यस, इट रिक्वायरमेंट। डिपेंड अपॉन द साइट ऑफ Side of- साइट ऑफ कैंसर। ओके ठीक है ना। एंड एट व्हाट स्टेज वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट। okay, suppose take an example, a patient is suffering from blood cancer, so in a month you do chemotherapy or twice a month you do chemotherapy? नो नो, नॉट अ टॉइज अ What is the मंथ। procedure? हर देखिए, वो भी दैट डिपेंड्स कि कीमोथेरेपी की क्या रेजिम हम यूज़ कर रहे हैं, हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, वेदर वी आर यूजिंग अ वीकली प्रोटोकॉल और वी आर यूजिंग 21 डेज प्रोटोकॉल। ठीक है ना, अलॉन्ग विथ एनी टारगेट थेरेपी। तो यूजली जो एक साइकिल बनती है दैट इज ऑफ 21 डेज, Okay. कि हमारे हर 21 दिन में जो है उसकी साइकिल को रिपीट करते हैं। Mhm. बट अब क्यों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ड्यू टू साइड इफेक्ट प्रोफाइल्स अब कीमोथेरेपी के प्रोटोकॉल्स में भी चेंजेस आ गए हैं। कुछ लोग वीकली प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, कुछ लोग 2 वीकली प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो दैट अगेन डिपेंडिंग कि पेशेंट का कैसा परफॉर्मेंस Body स्टेटस है। response कैसे बिल्कुल, करती है? बॉडी रिस्पॉन्स कैसा है, परफॉर्मेंस स्टेटस कैसा है। तो ये सारी चीज़ें तो पेशेंट के साथ बैठ के डिसाइड करी जाती हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल उसको बेहतर सूट करेगा। हम्म। तो डॉक्टर साहब आप ये कहना चाहते हैं कि अब जो हमारी टेक्नोलॉजीज आ गई है जिस हिसाब से अब सर्वाइवल रेट है? बिल्कुल 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 है, है। बिल्कुल। ओके, 100 आउट ऑफ कितना परसेंटेज है सर सर्वाइवल? देखिए 50-60? देखिए अगर हम बीमारी को फर्स्ट और सेकंड स्टेज में ट्रीट कर रहे हैं हो तो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल है। और इवन इन थर्ड स्टेज वी कैन पुल आउट द पेशेंट आउट ऑफ दिस डिजीज। ओके लेकिन फोर्थ स्टेज में बोलने वाली बात यह है कि फोर्थ स्टेज में हमारा जो इंटेंट है, हमारी जो नीयत है ट्रीटमेंट करने की, वो बेसिकली पेलिएटिव होती है। पेलिएटिव यानी कि हम क्योर का नहीं सोचते,
हम सोचते हैं कि जो भी ज़िंदगी बची है मरीज़ की, उसमें उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। तो बट स्टिल सर्टेन कैंसर्स आर देयर, जैसे कुछ कैंसर ऐसे हैं जो 4th स्टेज में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, स्पेशली लंग कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स, क्योंकि इनमें इम्यूनोथेरेपी के ऑप्शंस आते हैं। और मैंने कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा है, इवन दे हैव रिस्पॉन्डेड सो वेल टू इम्यूनोथेरेपी इन केसेस ऑफ लंग कैंसर कि 4th स्टेज में भी उनका बीमारी पूरी खत्म हो गया। अच्छा यस। सर, अभी मैं थोड़ा सा आपसे पूछूंगा, वुमेन से रिलेटेड है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर आपने बोला, वुमेन समझ नहीं पाती है ये चीज़, जी। ठीक है, इसके लक्षण क्या है, इसके सिम्टम क्या है, कि कैसे आभास हो वुमेन्स को कि हाँ ये जो है हो रहा है, हमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। जी। तो वो लक्षण जरा बताइए सर। देखिए, लक्षण ऐसे हो सकते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई गांठ या सूजन ब्रेस्ट के अंदर ओके। अगर उनको महसूस हो रही है तो उसको इवैल्यूएट करना ज़रूरी है अपने डॉक्टर को दिखाकर। दूसरा, निपल से कोई डिस्चार्ज होना, किसी ओके। प्रकार का डिस्चार्ज हो, वो भले ही वो हरे रंग का हो या लाल रंग का हो, तो उसको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। और अगर आपका जो निपल है उसका अगर आर्किटेक्चर जो है वो बिगड़ रहा है, वो अंदर की तरफ जा रहा है, रिट्रैक्ट हो रहा है, तो वो भी एक सर्टेन चांसेस है कि पीछे कोई लंप हो या कोई गांठ हो जो ऐसा, जिसके कारण ऐसी दिक्कत हो रही हो। तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाने की बहुत ज़रूरत है। ओके। और अगर इवन इन केसेस की महिलाओं को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आजकल आम तौर पे किसी भी मेडिकल सेंटर्स पे BSE यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सिखाया जाता है, ताकि महिलाएं अपना महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार अपना ब्रेस्ट को खुद सेल्फ एग्जामिन करके उसको कंफर्म करें कि कोई उनको कोई अलग चीज़ महसूस तो नहीं हो रही है, कोई गांठ तो महसूस नहीं हो रही है, कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, जिसके लिए उनको इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। ओके सर। और ये जो देखिए, आपने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कैंसर होते हैं। जी। तो जैसे ब्लड कैंसर है, जी। तो ब्लड कैंसर में क्या सिम्टम्स होते हैं जो इंसान पहचान पाए? कुछ लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, यार हमें ये बीमारी हो रही है, तो उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, ब्लड कैंसर्स में तो यूजुअली जो सिम्टम्स होते हैं वो जनरलाइज वीकनेस, यानी कि बॉडी में कमज़ोरी आना, वज़न गिरना, बुखार आना, ठीक है ना। ये यूजुअली जो सिम्टम्स मिलते हैं, बी टाइप्स ऑफ सिम्टम्स इनको बोलते हैं, जो कि 10 से 20% पेशेंटों में मिलते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार की कहीं पर गांठ बन जाना, ब्लड कैंसर में भी गांठ बन सकती है, ठीक है ना, वो भी अपने आप में एक सिम्टम है। जैसे लिम्फोमा एक ऐसा ब्लड कैंसर है जिसमें कहीं पर शरीर में कहीं दूसरी जगह पर गांठ भी बन सकती है, ठीक है ना। ऐसे ही बोन मैरो का एक कैंसर होता है, इसको मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं, ठीक है ना। बोन मैरो का भी होता है? बोन मैरो का भी, क्योंकि जो आपके ब्लड सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो बेसिकली बोन मैरो से ही बनती हैं, ओके। ठीक है ना। तो वहाँ पर भी एक ट्यूमर या फिर एक कैंसर बनता है जिसको बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा, जिसमें बोन में आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पर लीजन्स यानी कि गांठें मिलने शुरू हो जाती हैं, शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है, असहनीय दर्द होता है बोन्स में, ठीक है। तो ये ऐसे सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं ब्लड कैंसर में। ओके। तो सर, जैसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं, जी। इनिशियल स्टेज हो या थर्ड स्टेज हो, जी। तो मेडिसिटी मैंने सुना है बहुत अच्छा हॉस्पिटल है रुद्रपुर में, जो जी। काफ़ी अच्छा कर रहा है कैंसर स्पेशलिस्ट, और जी। आप जैसे डॉक्टर लोग सर्विस दे रहे हैं। तो इसमें आप लोग पेशेंट्स को मोटिवेट, क्योंकि देखिए जी। ये बीमारी जो है ना, ये जी। मेंटल प्रेशर ज़्यादा देती है। बिल्कुल। कैंसर का नाम अगर कोई भी सुनता है कि यार कैंसर, तो वो थोड़ा डिप्रेशन में, थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है कि यार ये जी। बीमारी से मैं कैसे रिकवर करूंगा। जी। तो एक डॉक्टर का ऐसा रोल भी होता है कि यार जी। मोटिवेट करे, जी। दवाई भी दे, जी। बंदा मोटिवेटेड रहे, चार्जअप रहे। तो उसके लिए फिर आप एक मेडिसिटी हॉस्पिटल, आप जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो जी। सामने आते हैं, तो आप लोग क्या यूनिक कर रहे हैं? जी, देखिए, हमारे पास जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं कैंसर के, जो डिटेक्ट हो रहे हैं, कैंसर्स के पेशेंट आ रहे हैं, जो बाहर से या फिर जिनको पता चला है कि इनको कैंसर है और जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं बेसिकली, मेरे पास अगर पेशेंट्स आते हैं, अगर 10 में से 5 पेशेंट ऐसे होते हैं जो बाहर से जिनको पता चलता है कि उनको कैंसर है, वो मेरे पास जब भी आते हैं बहुत डरे हुए रहते हैं। क्योंकि कैंसर शब्द ही ऐसा बन चुका है हमारी सोसाइटी में, जिनको पता चलता है कि मुझे कैंसर की बीमारी हो गई है, तो उसमें इंसान को सबसे पहली जो चीज़ है वो डर ही। तो हमारा मकसद यही रहता है, पहले तो पेशेंट को ये फ़ील कराना कि बीमारी जो है वो बीमारी लाइलाज नहीं है। उस बीमारी का आज के समय में आधुनिक रूप से बहुत अच्छा इलाज है, और अगर मरीज़ उस चीज़ को फ़ॉलो करे, प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो करे, तो वो इस बीमारी से जीत सकता है। और हमारा संदेश भी पूरी सोसाइटी को यही है कि इस बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है, इससे लड़ने की आवश्यकता है। और जो सबसे पहली लड़ाई होती है वो मन की जीत होती है। की चीज होती है सर। जी।
सही अगर बात आपने मन में अपने बना लिया है, ठान लिया है कि मैं इस बीमारी से लड़ सकता हूँ, इससे जीत सकता हूँ, तो वो मरीज, आप मेरी बात मान के चलेंगे, ऐसे 10 में से 8 मरीज होंगे जो इस बीमारी को हरा देंगे। वी एट द मेडिसिटी हम यही चाह रहे हैं कि हमारे पास जो भी पेशेंट आए, पहली बात तो वो इस बात से अपने मन के डर को हटा ले कि बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। हम्म। और उसके बाद जो भी उसकी प्लानिंग है, हम मरीज़ की और मरीज़ के परिजनों के साथ पूरा डिस्कस करते हैं कि वेदर उसको पहले ऑपरेशन की ज़रूरत है, या उसको कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, या फिर उसको रेडिएशन की ज़रूरत है। और जब उनके सामने पूरा उनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है हम उनसे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही हम उसका उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ओके। और इस बीमारी के से में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉलोअप। तो मैं मरीज को ये अश्योर ज़रूर करता हूँ कि आप अपना ट्रीटमेंट ख़त्म करने के बाद, ऐसा नहीं है कि हम एक बार बीमारी ख़त्म हो गई, ऑपरेशन हो गया, हम ठीक हो गए, हम जाके घर में बैठ जाएंगे, नहीं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉलोअप, यानी आपको मेरे साथ अगले 5 सालों तक जुड़ा हुआ रहना है। अच्छा। आपको हर 3 महीने में अपना बॉडी चेकअप कराने के लिए मुझसे, क्लिनिकल चेकअप कराने के लिए मुझसे मिलना है। कुछ आपके जो टेस्ट है, रेडियोलॉजिकल जो इमेजिंग्स होनी है, ब्लड टेस्ट होने हैं, वो आपके 6 मंथली और एनुअली होने हैं, तो वो मैं उनको पहले ही लिख के, हम उनको पूरा उनका जो प्रोटोकॉल है, हम साल भर का जो भी है लिख के उनको दे देते हैं, ओके। सो दैट वो मरीज उसको लगातार फॉलो करे। उससे मरीज का फॉलोअप कभी नहीं बिगड़ता है। और अगर इन केस कोई रिकरेंस यानी बीमारी वापस से पलट रही है, तो हम उसको इनिशियल फेजेस में ही पकड़ पाते हैं। ओके। ओके। सर, जैसे एक ह्यूमन मेंटेलिटी होती है कि जैसे वायरल फीवर होता है, जी आप बैठे हैं मेरे साथ, आपने छींक मारी, मुझे फैल गया। जी तो ये जो कैंसर की जो धारणा है, मैं जी थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, एक जी आम नागरिक के जी का सवाल है ये, हम्म, कि कोई मेरे साथ खाना खा रहा है, जी वो कैंसर पेशेंट है, जी मैं उसके साथ खाना खा रहा हूँ, जी तो रेगुलर खा रहा हूँ, एक आध महीने साथ में ही जी खा रहे हैं, जी बाद में पता चलता है कि जी उसको कैंसर है। जी तो क्या वो कैंसर जो उसके साथ खाना खा रहा है उसको भी हो जाएगा, या ये फैलने वाली बीमारी है, या जी बिल्कुल नहीं। कैंसर इज नॉट एट ऑल अ कम्युनिकेबल डिजीज। हमने उसका जूठा खा लिया? जी जी नहीं। देखिए, पहली बात तो कैंसर जो है बिल्कुल भी फैलने वाली बीमारी नहीं है, ठीक है ना। और मरीज को ये जो सोशल टैबू है, मतलब जो हम बात करते हैं, जो हमने पहले भी मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि हम इनिशियल फेजेस में वो सिम्टम्स क्यों नहीं पकड़ पाते, ये एक रीज़न है कि मरीज अपने सिम्टम्स को दबाता है, हाँ। जानबूझ के छुपाता है, सो दैट उसको सोसाइटी से अबेंडन ना कर दिया जाए। ये बहुत, हाँ, ये एक सही। रीज़न है। यस। ये जो एक सोशल टैबू है वो इसलिए पनपा है क्योंकि मरीज को लगता है कि मुझे कैंसर जैसी बीमारी है, लोग मेरे साथ बैठना छोड़ देंगे, मेरे साथ उठना बैठना छोड़ देंगे, मेरे साथ खाना छोड़ देंगे। बट मैं एक सोसाइटी को संदेश भी देना चाहता हूँ कि ऐसे पेशेंट्स को हमें सबसे पहले तो मेंटली मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि वो पहले अपनी बीमारी को ठीक कराएं, रेदर देन उससे बात करना छोड़ देना, उसके साथ बैठना छोड़ देना। क्योंकि इन मरीज को जितनी ज़्यादा साइकोलॉजिकल, जितनी ज़्यादा हमारी ज़रूरत है, जितनी हाँ, अपने मेंटली इस सोसाइटी स्ट्रॉन्ग। की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा किसी को नहीं। क्योंकि एक तो उसे प्रेशर है दिमाग में, इतनी बड़ी बीमारी जो उसने फेस कर जी, रहा जी, है, उसको ट्रीटमेंट झेलने का, और एक प्रेशर उसको सोसाइटी का पड़ेगा। बिल्कुल तो पड़ेगा सर। जी बिल्कुल। तो इसके लिए ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा सा मेंटली मोटिवेट करें, रेदर देन उनको अबेंडन करें। हम्म, बिल्कुल सही बात है सर। और अगर मरीज को अगर बीमारी फैलनी होती, तो आप खुद सोचिए, फिर तो ऐसा जो भी कैंसर का डॉक्टर इलाज कर रहा है, उन सबको कैंसर हो जाना चाहिए था। सही बात। नहीं। ओके। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। ओके सर, ऐसा कोई आपकी अब तो काफ़ी सालों से है मेडिसिटी हॉस्पिटल में, तो ऐसा कोई पेशेंट आपके आया हो नज़र में जो बहुत डिमोटिवेटेड हो, बहुत नेगेटिव उसमें आया हो कि अब तो मुझे कैंसर हो गया, बचूंगा नहीं, जी मगर आपने उसको थेरेपी दी और आपने उसको मोटिवेट किया हो, और आज वो बिल्कुल जो है स्वस्थ है, और ऐसा कोई है पेशेंट? जी अभी ऐसे तक कुछ तो एग्जांपल्स जी हैं? अभी तक तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, क्योंकि मुझे पिछले 8 या 9 सालों से मैं इस हॉस्पिटल में कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। और अभी तक हम कुल मिला के ओवर दी 1000 पेशेंट्स ऐसे ट्रीट कर चुके हैं यहाँ पर। बट उनमें से एक पेशेंट मुझे याद आता है, एक महिला थी, 45 साल की महिला थी, जो उनको मुंह का कैंसर हुआ था, और वो हल्द्वानी की रहने वाली थी। वो जब मेरे पास आई थी तो उनको 3rd स्टेज का मुंह का कैंसर था। और वो बहुत ही घबराई हुई थी, उनका बेटा भी उनके साथ था, जो कि 20-22 साल का उनका बेटा था।
और वो शायद से दिल्ली में भी और आई थिंक एम्स में भी वो घूम कर आए हुए थे। बट चूंकि एम्स में डेट थोड़ी लंबी मिलती है, इस चक्कर में उनका वहाँ पर ऑपरेशन उस टाइम पे एकदम तुरंत संभव नहीं हो पा रहा था। फिर वो किसी परिचित के थ्रू मेरे पास आए, और बट वो इतना ज़्यादा डरी हुई थी अपनी बीमारी को लेकर कि उन्होंने पूरी होप खो दी थी, कि उनको लग रहा था कि अब जीवन बचा नहीं है, और वो एक ही इच्छा उनके मन में थी कि उनके बेटे की वो शादी देखकर जाना जाना चाहते थे। लेकिन मैंने उनको ये आश्वासन दिया कि आपकी बीमारी लाइलाज नहीं है, क्योंकि आप अभी थर्ड स्टेज में हैं, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आप अगर थोड़ा सा हिम्मत बांध के अगर ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे, ट्रीटमेंट प्रॉपर लेंगे, तो आप का जीवन बहुत लंबा हो सकता है। फिर समहाउ वो हमसे अश्योर हुए, हमारे हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। इनिशियली उनके हमने सर्जरी करी यहाँ पर, उसके बाद उन्होंने रेडिएशन अपना कंप्लीट किया, और आज इस बात को मेरे ख्याल से 6 साल हो चुके हैं। पेशेंट अभी भी हमारा डिजीज़ फ्री है। बहुत बढ़िया। जी, और वो अभी भी मुझसे मिलते हैं, उनका बेटा मेरे पास अभी भी मिलते हैं। काफ़ी पेशेंट्स उसके बाद उन्होंने हमें रिकमेंड किए। तो अच्छा लगता है जब कोई अपना मरीज़ जिसको इतना परेशान होकर जो हमारे पास आया था, और आज वो खुश है अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, तो ये चीज़ देखकर हमें गर्व भी होता है, अच्छा भी लगता है कि एटलीस्ट हमने एक कदम उठा रहे हैं आगे बिल्कुल उस बिल्कुल। तरफ जाने के लिए, ताकि हम इस बीमारी से उन मरीज़ों को निकाल पाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और मेडिसिटी तो इसमें काफ़ी अच्छा काम कर जी, रहा है। आप जैसे डॉक्टर हैं तो बिल्कुल जी, पेशेंट तो रिकवर करेगा ही, जी, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होगा। जी, ठीक है सर। सर आपने हमारे चैनल जी, को समय दिया। धन्यवाद। भाकुनी जी मैं आप धन्यवाद करना चाहूँगा। जी, तो दोस्तों आपने अभी देखा भाकुनी जी को, जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं मेडिसिटी हॉस्पिटल में, और पेशेंट को सही नहीं मोटिवेट भी करते हैं, ठीक है, और अंत तक सहयोग करते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा चैनल बैठक अपनों की, अगले हफ्ते नए चेहरों के साथ। धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा।